आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। वैसे इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को 2 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। और ये वीडियो जो है एनिमेशन नहीं है। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराया है वो एनिमेशन के थ्रू आपको टॉपिक्स को समझाया गया था और बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें मैंने समझा दी है। वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में पीडीएफ के थ्रू ही जो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगा। आसान भाषा में मैं आप लोगों को चीज़ें समझा दूंगा। देखिए, इसके अलावा इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। बाकी इसके बाद आप लोगों के लगभग 2 चैप्टर और बच जाएगा, वो भी मैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। एग्जाम से पहले ही आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अभी हम एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो एमसीक्यू की वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। प्लस में जितने भी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों को करवा दी जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग रोशन सर स्टडी पॉइंट से जुड़े रहे। रोशन सर स्टडी पॉइंट के सभी वीडियोस को आप लोग देखते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लोग शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहला टॉपिक जो समझेंगे वो है आपातकाल के बाद की राजनीति, है ना। जब आपातकाल खत्म हुआ, लगभग 18 महीने तक आपातकाल लगा रहा था भारत में, है ना। इमरजेंसी लगी रही थी और आपातकाल की घोषणा आपको पता है कि 25 जून 1975 में हुई थी। ठीक है, 1977 में जाके ये क्या होता है, ये आपातकाल जो है 1977 में जाके ही खत्म हो पाता है। और आपातकाल के बाद की राजनीति की हम बात करेंगे, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत सारे चुनावों में हार जाती है ना, हार का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद जनता पार्टी का उद्भव होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोकसभा के जो चुनाव है उसके परिणाम वगैरह हम देखेंगे। 1977 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसका क्या रिजल्ट निकला था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, है ना। और आपातकाल की जो सबसे ज़रूरी जो कीमत थी वो राज्य व्यवस्था को चुकानी पड़ी। जो सरकार थी ना, जिस सरकार ने आपातकाल लगाया, उसको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 1977 के चुनाव में एक तरफ से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे, मतलब जनता का जो एक तरीके से मन था, जनता की जो इच्छा थी, वही उभर के सामने आई थी 1977 के चुनाव में। और आप देखेंगे कि आपातकाल एक तरीके से आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी कई जगह पे चुनावों में हार जाती है, लोकसभा के चुनाव भी हार जाएगी। तो विपक्ष पार्टी जो थी, जो विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की जो विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने इस चुनाव में क्या नारा लगाया, लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाया। और इसका फ़ायदा उनको मिला भी, और जनता ने जो सरकार लोकतंत्र के विरोध में थी उसको सजा दिया, उसको चुनाव में हरा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं लोकसभा के चुनाव। हम 1977 की बात करते हैं, क्या स्थिति रही। तो 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 में सरकार ने क्या किया, चुनाव करवाने का फैसला लिया, है ना। और इसी चुनाव की जब मतलब तारीख तय की गई, तो उसके बाद ही जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो विपक्षी दल के जो नेता थे, उनको रिहा कर दिया गया। तो 1977 के मार्च में चुनाव होने थे और विपक्षी दल के पास बिल्कुल भी समय नहीं था तैयारी करने का कि भाई चुनाव अभियान चलाया जाए, चुनाव की तैयारी की जाए, क्योंकि अभी ही नेता लोग जेल से निकले ही थे। तो आपातकाल लागू होने के पहले ही आपको पता है कि यही बहुत सारी विपक्षी जो नेता थे एकजुट हो रहे थे। और इस चुनाव में भी जाहिर सी बात है कि सभी जो विपक्षी नेता जो थे वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही होने वाले थे। तो सभी विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, चुनाव में एकजुट होकर जनता पार्टी नामक एक नया दल बनाया। और ये पार्टी जो थी वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को भी स्वीकार किया था। जयप्रकाश नारायण भी इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे, मतलब आपातकाल के समर्थक नहीं थे, उन्होंने भी क्या किया, इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, इस पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने क्या किया, जगजीवन राम थे, उनके नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई, है ना। इस पार्टी का नाम क्या था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और इस पार्टी ने भी बाद में जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मतलब जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो यहाँ पे सबसे मेन पार्टी जो अब उभर के सामने आएगी वो जनता पार्टी ही है। तो जाहिर सी बात है कि जनता पार्टी के पास एक मुद्दा बन चुका था आपातकाल, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया था, आपातकाल लगाया था। और इसी का फ़ायदा जनता पार्टी को मिलने वाला था। जनमत संग्रह जो था, मतलब लोगों का जो इच्छा था वो पूरी तरीके से जनता पार्टी की तरफ था। क्योंकि आपको पता है आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, पूरी तरीके से प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। और बहुत सारे लोगों को ये घर उजाड़ दिए गए थे, जबरन लोगों की नसबंदी करवाई गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी वोट थे, मतलब जो कांग्रेस पार्टी को नहीं जाने थे, वो सारे जनता पार्टी को ही जाने वाले थे, है ना। तो ये फ़ायदा जनता पार्टी को मिलने वाला था यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं चुनाव का परिणाम क्या रहा, है ना, रिजल्ट क्या निकला। तो देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। पहली बार चुनाव हार गई आज़ादी के बाद। अभी तक कभी भी लोकसभा के चुनाव में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को नहीं करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के मात्र 154 सीटें ही मिल पाई थी, जो कि अगर वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 35% वोट ही इसको मिल पाई थी। दूसरी तरफ हम जनता पार्टी और उसके जितने भी साथी जो दल थे, उन सबको लोकसभा में अगर हम बात करें 542 सीटों में वोटिंग हुई थी, तो उसमें से 330 सीटें जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को प्राप्त हुई थी। खुद अगर हम सिर्फ जनता पार्टी की बात करें तो 295 सीटें उसको प्राप्त हुई थी और स्पष्ट बहुमत इस पार्टी को मिली थी, है ना। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में तो भाई कांग्रेस का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में एक भी सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे एक एक सीटें इसको मिल पाई थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई। उनके जो पुत्र थे, है ना, जिनका नाम था संजय गांधी, ठीक है, तो संजय गांधी कहाँ से चुनाव हार गए? अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो ये स्थिति थी। दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात, नीचे की तरफ अगर हम साउथ की तरफ जाए तो वहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन, अच्छा खासा प्रदर्शन किया। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, इनमें कई सीटें पर उसने अपना कब्जा बरकरार रखा। दक्षिण के कई राज्यों में भी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थिति अच्छी रही, है ना, अपना जो विजय का जो चक्का है वो चलाए रखा, जारी रखा। क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में आपातकाल के प्रभाव उतने देखने को नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर उत्तर भारत में ही क्या हुआ, नसबंदी, लोगों के विस्थापन की जो प्रक्रिया थी, नसबंदी की जो प्रक्रिया थी, वो ज़्यादातर कहाँ चलाई जा रही थी? उत्तर भारत में। इसलिए उत्तर भारत में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो एक चीज़ तो भाई यहाँ पे हम चुनाव का जो परिणाम है, जो 1977 के चुनाव के परिणाम में, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं जनता पार्टी की सरकार के बारे में। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई। क्या सरकार सही से चल पाई? क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियां थी, है ना, बहुत सारे नेता लोग थे। लेकिन देखो, ये जो सरकार है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। अब पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या हुआ, होर मचने लग गया, कंपटीशन चला भाई। सभी जो दिग्गज नेता थे सब चाहते थे कि मैं बनूं। जैसे कि मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है ना, जगजीवन राम है, ये तीनों ही इस रेस में शामिल थे। तीनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मोरारजी देसाई के बारे में आप लोग जानते हैं भाई, 1966 से 67 के बीच में इंदिरा गांधी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, है ना। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख थे, मतलब भारतीय लोकदल जो है उसके हेड थे वो। और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के किसान नेता भी थे। इसके अलावा हम जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम कांग्रेस की जो सरकार थी और कांग्रेस सरकार के मंत्री पद पे रह चुके थे और उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी था। तो ये तीनों के बीच में क्या होगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए होर मचेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जनता पार्टी के अंदर जो कलह था ना वो ख़त्म नहीं हुआ, खींचातानी चलता रहा। तो जनता पार्टी कुछ दिनों तक ही एकजुट रह पाई थी, है ना। आपातकाल के बाद कुछ दिनों तक एकजुट रह पाए। और बहुत सारे आलोचकों का कहना है कि जनता पार्टी के पास कोई विशेष दिशा नहीं है, नेतृत्व करने वाला कोई एक नेता नहीं है ना, साझा कार्यक्रम नहीं है, सभी के विचार अलग अलग है। क्योंकि बहुत सारी पार्टी मतलब इसमें शामिल थी, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा वाले नेता थे। इस कारण ये पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, ठीक है। आगे देखिए, मोरारजी देसाई वाली अगर हम सरकार की बात करें तो मोरारजी देसाई केवल 18 महीने तक ही प्रधानमंत्री बन के रह पाए और उन्होंने अपना बहुमत खो दिया, ठीक है। उसके बाद अगले जो मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे वो चौधरी चरण सिंह बनेंगे। चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है, और वो अपना मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस क्या करती है, उनसे अपना समर्थन वापस ले लेती है और इस कारण 4 महीने के बाद ही इनकी सरकार भी गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, फिर से चुनाव करवाया जाएगा 1980 में। 1980 में क्या होता है, फिर से लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। अब इस लोकसभा चुनाव में क्या है, जनता पार्टी जो है वो बुरी तरीके से हार जाती है, ठीक है। विशेषकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ज़बरदस्त सफलता मिलती है कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। और यहाँ भी
जो जनता पार्टी है, जिसको 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में काफ़ी ज़बरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ पे भी मतलब चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। उत्तर भारत में भी उसको सीटें नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पे भारी भरकम जीत के साथ आती है पार्टी, और 1971 के जो रुझान थे उसको दोहराती है ये, है ना। लगभग लोकसभा के 353 सीटें इस पार्टी को मिलती है। तो क्या सीख मिला भाई, कि अगर किसी दल के अंदर, किसी पार्टी के अंदर कलह चल रहा होगा, है ना, अंदर ही अंदर नेता लोग लड़ रहे होंगे, कलह चल रहा होगा, अस्थिरता होगी, तो जनता है, जनता उनको सबक सिखाएगी, है ना। सबक सिखाया उनको और उनको सत्ता से हटा दिया जनता पार्टी को, और फिर से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भारी भरकम जीत के साथ आती है। तो ये आप यहाँ पे चीज़ें बताएंगे। अब हम शाह जांच आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, आपातकाल लगाया गया, है ना, कब? 25 जून 1975 में। अब आपातकाल लगाया गया था, उसके जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे, जिनका नाम था श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में जनता पार्टी ने क्या किया, एक आयोग गठित किया, ठीक है। और ये आयोग क्यों गठित किया गया था? ये आयोग जो आपातकाल लगाया गया था इस तारीख को, है ना, उसकी जो भी उसके दौरान जो भी मतलब सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जो भी लोगों के साथ जो गलत व्यवहार हुए, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, इन सभी चीज़ों के जांच पड़ताल के लिए ये आयोग गठित किया गया था, है ना। एक आयोग बनाया गया, किसके नेतृत्व में? जे.सी. शाह के नेतृत्व में, और इसी को हमने क्या नाम दिया? शाह जांच आयोग का नाम दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, आयोग ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की, बहुत सारे लोगों की गवाही ली गई, बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए। इनमें गवाही में हम बात करें तो इंदिरा गांधी को भी शामिल किया गया, है ना। इंदिरा गांधी भी आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन आयोग के बहुत सारे सवालों को जो सवाल है उसका जवाब देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो शाह जांच आयोग इसीलिए बनाया गया ताकि आपातकाल जो लगाया गया, उसके जो भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ था उसके बारे में जांच किया जा सके, पता लगाया जा सके, इसीलिए शाह जांच आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बता रखा है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे बॉक्स होते हैं, है ना। इसमें भी आप बॉक्स देखेंगे भाई, चैप्टर में बीच बीच में बॉक्स दे रखे हैं जिसमें नेताओं के बारे में बता रखे हैं या फिर कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी बॉक्स दे रखे हैं ना, बॉक्स और कार्टून के ऊपर भी वीडियो बनानी है। एक ऐसी वीडियो बनाएंगे हम पर हर चैप्टर की, जिसमें जितने भी कार्टून होंगे और जितने भी बॉक्स होंगे उनको भी हम समझ लेंगे। तो कुछ भी तुम्हारा ना, मतलब आप लोगों का ना, कुछ भी एक ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो मैं नहीं करवाया हूँगा। सारी चीज़ें आप लोगों की करवा दी जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। अपने स्टडी पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लिख कर देखिए, चीज़ों को समझे, है ना। पहले आप एक बार NCERT बुक से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप लिख कर देख सकते हैं। बाकी रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे वीडियोस डली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, लाइन से वीडियोस को देखिए, चीज़ों को समझिए, कोई भी समस्या नहीं आएगा। बाकी कोई समस्या आता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ऐसी सी बात है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उसको रीड करता हूँ, तो मेरे को मालूम है कि भाई स्टूडेंट लोगों की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम को सुलझाने की, ठीक है। तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।